गुरुवार की सुबह शर्मा जी का पूरा परिवार छुट्टी मना रहा था। हाँ दीदी, आज तो बड़ा काम हो जाता है। यहाँ मार्केट थर्सडे को बंद रहता है ना? आपके यहाँ तो रविवार को बंद होता है। अरे नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ थर्सडे को घर के बड़े बुजुर्गों की छुट्टी होती है और रविवार को बच्चों की। तो हमारी तो दोनों दिन बैंड बज जाती है। अच्छा दीदी, रखती हूँ, पापा जी आ गए, मैं जरा नाश्ते की तैयारी कर लूँ। फोन कट करके लैला अपने ससुर जी के पास जाती है, जो लुंगी और बनियान पहने अपने कमरे से बाहर निकल कर आए थे। सुन बेटा, पहले गुनगुना पानी ला दे एक गिलास। हमारा पेट एक इंजन होता है जिसे सबसे पहले गर्म करना चाहिए। जैसे कैसे बाइक को पहले एक्सीलेटर देकर उसके इंजन को हीट दिया जाता है, फिर गाड़ी अच्छी दौड़ती है। तो उस इंजन को मैं चाय से गर्म कर लेता हूँ। मेरे लिए एक कप चाय ले आओ लैला। बिल्कुल भी नहीं, पहले सभी एक गिलास पानी पियेंगे, गर्म पानी। उसके बाद खाना पीना शुरू करेंगे। शरीर का ध्यान नहीं देते हो तुम लोग, तभी तो 30 की उम्र में गल्ले पर बैठे बैठे तुम्हारी कमर अकड़ जाती है। वरना 60 साल की उम्र में मुझे कभी देखा है कमर अकड़े हुए? लैला अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां रेणु अपने छोटे बेटे के सर की मालिश कर रही थी। नाश्ते में क्या बना लूं मम्मी जी, आज तो सभी घर पर है। लैला की बात सुनते ही चीकू मुस्कुरा देता है। बताओ बताओ मम्मी, बैंगन की बिरयानी कैसी रहेगी? तब से तेरे देवर के माथे पर ठंडा तेल डाल रही हूँ, पर लगता है कोई असर ही नहीं हुआ। फिर से ये अटपटे कॉम्बिनेशन का खाना लेकर बैठ गया। बैंगन की बिरयानी कौन बनाता है चीकू? कल को तू कद्दू के कोफ्ते बोल देगा। कद्दू के कोफ्ते तो बनते हैं ना मम्मी जी। ये लो मम्मी, देखा, जब कद्दू के कोफ्ते बन सकते हैं तो फिर बैंगन की बिरयानी क्यों नहीं? आज सभी घर पर है, बिरयानी तो बनेगी और बनाऊंगा मैं। कोई खाए या ना खाए, मैं तो बिरयानी से चावल छाट कर खा लूंगी। कम से कम खाना तो बिना मेहनत के बन जाएगा। लैला रसोई में जाती है और चीकू उसके पीछे पीछे किचन में आता है। मुझे पता है देवर जी, आपको खाना बनाने का कितना शौक है। मेरा मतलब है अटपटा खाना बनाने का कितना शौक है। तो आप आराम से खाना बनाइए, मैं किचन से चली जाती हूँ। पर अगर कोई कहे तो मुझे मत फंसा दीजिएगा। अरे आप बेफिक्र रहिए भाभी, इस घर में एक आप ही तो है जो मेरे आते ही किचन खाली कर देती है, वरना इस घर में मैं किसी को किचन में बर्दाश्त ही नहीं होता। चीकू अपना कैमरा किचन में फिट करता है, फिर सब्जियां काटना शुरू करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज क्योंकि सभी भूखे हैं और छुट्टी का दिन है तो फटाफट खाना बनाना है, तो रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जो बन रहा है सामने ही बन रहा है आपके, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सीखिए कि कैसे बनाते हैं बैंगन की बिरयानी। बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी नयन पीहू से कहता है, जिस दिन दुकान जाना होता है उस दिन आंख खुलती नहीं, और छुट्टी के दिन देखो इतने सवेरे उठ गया मैं। जितनी जल्दी उठो उतनी जल्दी भूख लग जाती है। अरे जाकर देखना पीहू, काम कहाँ तक पहुंचो, बहुत भूख लग रही है। क्या देखो भैया, भाभी तो अभी नहाने गई हैं। कह रही थी आज हेयर पैक भी लगाएंगी क्योंकि उनके बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं ना, तो कम से कम आधा घंटा तो नहाने में ही चला जाएगा उनके। फिर देखो कब नाश्ता मिलता है। कंडीशनर, हेयर पैक ये सब लगाती है ना बहू, इसीलिए उसके बाल झड़ते हैं। हमारे जमाने में तो मुल्तानी मिट्टी से हम सर धो लेते थे। तभी तो सारे बाल उड़ गए पापा आपके। मेरा मतलब है पीहू, अगर तुम्हारी भाभी किचन में नहीं है तो ये किचन से छौंका लगाने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्योंकि किचन में छोटे भैया है ना, कह रहे थे कुछ बिरयानी का बैंगन नहीं, बैंगन की बिरयानी या बैंगन का भरता ऐसे कुछ बना रहे हैं। मेरे को तो यही समझा। चीकू किचन में है, ये सुनते ही हरी आग बुबला हो जाता है। पीहू की माँ कहाँ हो? आप अपने बेटे से कहिए रसोई से बाहर आ जाए। हरी की आवाज सुनकर रेणु अपने कमरे से बाहर आती है। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि लड़के इस तरह रसोई में अच्छे नहीं लगते। बचपन में ही मैं कहता था कि आप इसे बैट बॉल ला कर दीजिए, पर आप क्या ला कर देती थी? किचन सेट। अरे क्योंकि मुझे पहले पोत का बेटा हो गया था और उसके बाद भी बेटा ही हुआ। मुझे तो बेटी की आस थी ना, इसलिए मेरी बड़ी बहन ने टोटका बताया था कि बेटे को सारी लड़कियों वाली चीजें खिलौना ला कर दे दे तो उससे खेलने वाली भी आ जाएगी। और उसके बाद देखिए, चीकू के बाद सीधा 2 साल के अंदर बिहू हो गई। आप भी ना बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, शादियों में हलवाई तो हमेशा लड़के ही रहते हैं। हाँ तो बनाया हलवाइयों की तरह खाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो पता नहीं कैसा खाना बना देता है। अरे मना कीजिए, इसे खाने की बर्बादी होगी, इसका बनाया खाना कोई नहीं खाने वाला। घर की हॉल में मच रहा था कलेश
और अपने कमरे में लैला आराम से अपने बालों को ब्लो ड्राई कर रही थी। इतना भी बुरा खाना नहीं बनाते देवर जी। एक तो बना बनाया खाना मिल जाता है इन लोगों को, उसमें भी इन्हें ड्रामा सूझता है। जो भी खाना बन गया होगा वही खाया जाएगा। दोबारा मैं खाना बनाकर अनाज वेस्ट नहीं करने वाली। हाँ। अच्छे से तैयार होकर लैला किचन में आती है। कितने मन से दम दिया था मैंने बिरयानी को, और बाहर तो यहाँ ऐसे तूफान मच रहा है भाभी कि क्या कहूँ। जब भी कोई इंसान कुछ अलग करना चाहता है ना, तो तूफान मच ही जाता है। आपने बना दिया ना खाना, इन भूखे लोगों को खाना मिल रहा है, यही बात है। आप फिक्र मत कीजिए, आप अपनी प्लेट लेकर कमरे में जाइए। आपके पीछे सबको ये खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। खाना टेबल पर लगता है। ये कोई खाना है? बिरयानी में आलू डाल देता चीकू, नहीं तो कुछ भी डाल देता। बैंगन कौन डालता है बिरयानी में? बिल्कुल सही कहा भैया आपने, मुझसे तो खाना निगला ही नहीं जा रहा। आज लग रहा है आधा पेट ही खाऊंगी मैं। बैंगन अलग करके भी खाया जा सकता है ना, फिर बचे हुए बैंगन को पराठों के साथ खा लेंगे। इस तरह अनाज को वेस्ट करना मुझे तो समझ में नहीं आता। और अच्छा ही है ना पीहू, आधा पेट खाओगे तो वजन भी कंट्रोल में रहेगा। सुबह बिरयानी, वो भी ऐसा अधूरा खाना खाकर सभी इधर उधर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पर जैसे ही 11 से 1 बजता है, सबको फिर से भूख लग जाती है। दोपहर का खाना जरा जल्दी बना लो भाभी, नाश्ता तो इतना कम और खराब हुआ था कि अब और रुका नहीं जा रहा। मुझे लग ही रहा था आज 3 बजे का लंच 1 बजे बनाना ही पड़ेगा। और लो बुलावा आ गया। हाँ बनाती हूँ। दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और बचे हुए बैंगन को भी झाड़ पूछ कर फ्राई करके लैला उसकी सब्जी बना देती है। दोपहर का खाना तो निपट जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक शाम। दिन भर काम करके आप थक गई होगी भाभी। मैं क्या कह रहा था, संडे का दिन है, बच्चों को भी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा होगा, तो शाम को मैं कुछ अलग बना लूं, मैगी वैगी टाइप। जितनी ये रसोई मेरी है उतनी आपकी भी है भैया, जो मन हो बना लो। मैंने कभी मना किया है क्या आपको? और फिर से अपना कैमरा लेकर चीकू किचन में जाता है और कैमरा फिट करने के बाद बनाना शुरू करता है चिल्ड मैगी विद बिस्किट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चीकू की चटपटी चटनी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बना रहा है शाम का हल्का फुल्का नाश्ता। बच्चों को कितना भी टेस्टी खाना खिला दो, उन्हें साथ में कोल्ड ड्रिंक वेफर्स तो मांगता ही मांगता है भैया। और मम्मियों पर इतने काम के बाद बच्चों की ये ख्वाहिश भी पूरी करने का प्रेशर अलग से आ जाता है। सो आज की रेसिपी उन मम्मीज के लिए। आप सभी से बात करते करते मैंने मैगी भी बना ली, ये तैयार होने ही वाली है। अब मैं उसके साथ इसमें डाल रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैगी के पकने के बाद उसके ऊपर धनिया पत्ता की तरह चीकू क्रीम बिस्किट के क्रंच में गार्निश करता है और ये शाम का नाश्ता सीधे चीकू की चटपटी रसोई से बच्चों के सामने पहुंच जाता है। आपको तो सच में ब्लॉगर ही बनना चाहिए चाचू। इस तरह का अटपटा खाना फोन में फेमस हो सकता है, वरना रियल में कौन खाएगा। अच्छी खासी मैगी का सत्यानाश कर दिया। मुझे तो ये टेस्टी लग रहा है चाचू, मजा आ गया। साथ में थोड़ा सॉस भी होता तो मजा आता। इसी तरह अपने घर वालों से 100 बातें सुनने के बाद भी चीकू अपने काम पर लगा रहता। एक रोज स्कूल के बाद अब नवीन क्यों फोन कर रहा है मुझे? जरूर शादी पक्की हो गई होगी, वो भी इतने सालों बाद। लोग शादी का इनविटेशन देने ही तो फोन करते हैं। चीकू कॉल रिसीव करता है और उधर से नवीन जो कहता है उसे सुनकर चीकू हैरान हो जाता है। वो कहा, वो तो सुनी होगी तूने, एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। एक बड़ा यूट्यूबर है, उसने तेरा वीडियो को लेकर बड़ा मजाक बनाया कि कौन बनाता है इस तरह का खाना। इसने तो खाने की मदर सिस्टर फादर ब्रदर सब एक कर दिया और उस वीडियो पर पूरे 3 मिलियन व्यूज आया। मैंने जब देखा भाई ये तो अपना चिक्कू है, मैं समझ गया ये पब्लिसिटी स्टंट है। और उसने तेरे यूट्यूब चैनल को भी मेंशन किया है। भाई अब तो तू बड़ा आदमी बनने वाला है। तूने मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे फोन किया है? अभी देखता हूँ किसने मजाक उड़ाया मेरा। उस लड़के की रिपोर्ट करूंगा और सबसे रिपोर्ट करवाऊंगा। क्या मिलता है ना दूसरों का मजाक उड़ाकर। अबे तू क्या दिमाग का पैदल बदल है? आजकल लोग जानबूझकर ऐसे फालतू वीडियो बनाते हैं ताकि भले कोई 2-4 बातें सुना दे, गंदे कमेंट करके ट्रोल कर दे, पर इसी तरह वो वायरल तो हो जाए। ये रियलिटी शो वाले जानबूझकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है ताकि कोई उनका मजाक उड़ाए। और तू है कि मुझे तो लगा
कि तू जानबूझकर ऐसी फालतू वीडियो बना रहा है ताकि तू फेमस हो जाए। नवीन की बातें चीकू के लिए बहुत नई थी। कहाँ सोचा था कि सभी मेरे बनाए खाने की तारीफ करेंगे। यहाँ तो ये लोग मेरे बनाए वीडियो की इंसल्ट कर रहे हैं। पर ये क्या सोचते हैं कि इस तरह मैं रुक जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक तो आप सभी जान ही गए होंगे कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है। मेरे कॉम्पिटिटर्स को लग रहा है कि वो मुझे नीचा दिखाकर रोक देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। और यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया आपको भला बुरा कहेंगी, पर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि मेरी भाभी कहती है जब भी कोई कुछ नया करना चाहता है तो तूफान तो आता ही आता है। तो इसी बात पर आज चीकू की चटनी में मैं बनाने जा रहा हूँ दही दम आलू। और एक बार चीकू की वीडियो वायरल होना शुरू होती है कि वायरल होती जाती है। अब तो आसपास वाले लोग भी उसे पहचानने लगे थे। चैनल मोनेटाइज हो गया आप लोगों का, अच्छी बात है। इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए। वैसे ये काम तो अच्छा नहीं है, पर कैसे किया ये सब चीकू ने, जरा बताइएगा। मेरा बेटा भी कह रहा था यूट्यूब चैनल खोलेगा। ये क्या कह रहे हैं आप मिश्रा जी, मैं समझा नहीं। मिश्रा जी अपना फोन खोलते हैं कि हरि को चीकू की वीडियो दिखाते हैं। आज तो मेरी एक सहेली कह रही थी अब तो आपका बेटा बड़ा कमाने लगा है। तो कर क्या रहा है चीकू? ऐसी लोग तेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छे खासे पैसे आने वाले हैं। वो मेरा चैनल ना अचानक ही वायरल हो गया। जिस भी प्लेटफॉर्म पर चैनल बना रहा हूँ वहाँ लोग ट्रोल कर रहे हैं और बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई इतनी इंसल्ट के बाद अगर कोई कुछ कर सकता है तो इस इंसान में बड़ा जज्बा है। बहुत सारे लोग मुझे देखकर मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ, मिश्रा जी भी तेरी वीडियो दिखा रहे थे और कह रहे थे तूने ये काम कैसे किया, जरा उनको बता। अरे कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ बताने की। ये लोग वही है जो आपका इंसल्ट करते थे। मैं तो कहता हूँ अब अपने चैनल में ना अब हर संडे पूरी फैमिली की वीडियो डालूंगा, फिर देखो हम सब फेमस हो जाएंगे। वो परिवार जो चीकू के बने खाने को लेकर उसकी बड़ी इंसल्ट करता था, वो आजकल उसके अटपटे चटपटे खाने को लेकर वीडियो बनाकर पोस्ट करता। सिटी न्यूज चैनल को जैसे इस बारे में खबर पड़ती है वो सब तो चीकू का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। मेरे बेटे ने इतना कुछ हासिल किया है, इसका सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इसे जन्म दिया है। आप तो रहने ही दीजिए। आपने क्या जन्म दिया? मैंने जन्म दिया है अपने पेट से और पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। बचपन में पता है मैडम, इसे ना मैं किचन सेट ला कर देती थी। किसी ने सही कहा है, जब आपके पास पैसे हो तो सभी आपके दोस्त बन जाते हैं। सुबह सुबह मोहल्ले की सबसे लड़ाकू औरत कही जाने वाली शोभा दोनों हाथ कमर पर रखकर आंखें बड़ी बड़ी करके सब्जी वाले पर बरस रही थी। क्या कहा? 30 रुपए किलो की? बड़ी लूट मचा रखी है तूने तो। एक तो सब बासी खूसी सब्जियां बेचता है, ऊपर से दाम तो ऐसे बताता है कि पूछो ही मत। भगवान का वास्ता है अम्मा जी, बोनी का टाइम है, सुबह सुबह शुरू मत हो जाना। शुरू मत हो जाना मतलब? अंट शंट दामों पर चुपचाप कचरे जैसी सब्जियां खरीद लूं क्या? कल जो तूने भिंडी दी थी एकदम कड़क निकली, आधी से ज्यादा फेंकनी पड़ी मुझे। फेंकी क्यों अम्मा जी, मुझे वापस कर देती ना। वैसे और किसी ने तो कोई शिकायत नहीं की भिंडी की। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? और किसी ने कोई शिकायत नहीं की तो क्या मैं भी ना करूं? जाने दो ना शोभा, क्यों हर रोज सुबह सुबह अपना दिमाग खराब करती हो? यूं छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना अच्छा नहीं लगता है ना। तुम्हें इसकी सब्जियां पसंद नहीं है तो किसी और से ले लिया करो। क्यों अपने साथ इस बेचारे का भी दिन खराब करती हो? तुम दोनों अपने काम से काम रखा करो। और अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी हो रही है ना इससे, तो चलो फिर मेरे नुकसान के पैसे दे दो और चलती बनो। तुम्हें तो जरा सा कुछ कहो तो तुम लड़ने पर ही उतर आती हो वही। अब हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? और नहीं तो क्या, तुम्हें समझा ही तो रहे हैं हम। तुम तो हमें ही सुनाने लगी। तू मुझे समझाएगी? कल जब तू अपनी जेठानी से घर के बाहर खड़ी होकर बहस कर रही थी ना, तब तेरी समझदारी की दुकान पर ताले लग गए थे क्या? तू भी अच्छी तरह जानती है कि हमारी बहस का कारण क्या था। मेरा मुंह मत खुलवा अब। चलो अब अपनी अपनी नसीहत की पोटली बांधो और चुपचाप घर जाओ। गायत्री लता का हाथ पकड़कर उसे समझा बुझाकर घर लेकर आती है और इधर लड़ाकू शोभा इसे अपनी जीत समझकर इतराती है। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। मुझसे जो जुबान लड़ाएगा ना ऐसे ही मुंह की खाएगा। चल भाई, पिक्चर खत्म हो गई है, अब तू भी सब्जियां तोल और सही दाम लगाकर निकल यहाँ से। मोहल्ले में अब हर कोई अच्छी तरह से समझ गया था कि लड़ाकू रानी शोभा देवी से उलझना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। इसलिए हर कोई उससे बहस करने से बचने की पूरी कोशिश करता है।
यही नहीं, शोभा तो घर में भी छोटी छोटी बातों पर तांडव मचा देती थी। शोभा गुस्से से लाल पीली होती हुई घर में आती और अखबार पढ़ते मुकेश जी से कहती, तुम बस यहाँ ठाठ से बैठकर अखबार में दुनिया भर की खबरें पढ़ते रहो और अपने खुद के मोहल्ले में क्या चल रहा है उसकी कोई फिक्र मत करना। अब जब तुम ही इस मोहल्ले की पल पल की खबर और ब्रेकिंग न्यूज का सीधा प्रसारण कर देती हो तो मुझे बाहर झांकने की क्या जरूरत है? बस मौका ही मिलना चाहिए तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का। एक तो वो सब्जी वाला रोज बेकार सब्जियां टिका कर देता है, ऊपर से कुछ कहो तो पड़ोसनी उसकी वकील बनकर ज्ञान बांटने आ जाती हैं। कल से तुम्हें उस सब्जी वाले से सब्जियां खरीदने की कोई जरूरत नहीं है शोभा, मैं खुद मंडी से ताजी सब्जियां लेकर आऊंगा। बस चलो अब अपना मूड ठीक करो और गर्मा गर्म चाय पिला दो। लड़ने और बहसबाजी की शौकीन शोभा को ये सुझाव या तो कहीं शांति का मार्ग कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगता और उसे इस पर कोई जवाब नहीं सूझता है। वो किचन में चाय बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद उनका बेटा विशाल उठकर किचन में आता है। उठ गए शहजादे, समय देखा है आपने, क्या हो गया है? मम्मी आज संडे है ना, आज तो देर तक सो सकता हूँ मैं, कल से फिर ऑफिस की भागम भाग शुरू हो जाएगी। सही है बेटा, तुम्हें और तुम्हारे पापा को संडे की छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। एक बस मैं ही हूँ मुफ्त की नौकरानी, मुझे आराम करने का या छुट्टी मिलने का तो कोई हक ही नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो मम्मी, मुझे और पापा को रोज कितना ट्रैवल करके ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ भी काम का बोझ और दिन भर बैठे बैठे कमर टूट जाती है, वो अलग। तो मतलब मैं घर में रहती हूँ तो दिन भर बस बिस्तर तोड़ती रहती हूँ, यही कहना चाहता है ना तू? बस यही सुनना बाकी रह गया था मुझे। मम्मी बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे, आपसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो। विशाल बाहर हॉल में आकर मुकेश जी के पास आकर बैठता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर गहरी सांस भरते हैं और मुकेश अखबार में और विशाल मोबाइल में घुस जाता है। अगले दिन दोपहर को लता गायत्री को लेकर गुस्से से दंदनाते हुए शोभा के घर जाती है। शोभा, ओ शोभा, अरे भाई यूं चढ़ी क्यों आ रही है मुझ पर? बैठ जाओ और आराम से बात करो। शोभा, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी जेठानी को मेरे बारे में क्या कहा है? क्या कहा है मतलब? वही कहा है जो तूने खुद बताया था, झूठ तो नहीं था वो। अरे लेकिन इसने तो हमें अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी जेठानी की बातें बताई थी ना, तुमने वही बातें उसे जाकर बोल दी। कल अच्छा खासा झगड़ा हो गया हम दोनों में, ये सब तुम्हारी लगाई बुझाई का कमाल था। आखिर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? और नहीं तो क्या, या तो तुम खुद झगड़ती रहती हो या फिर दूसरों से झगड़ा लगाती हो। क्या जरूरत थी तुम्हें मिर्च मसाला लगा के लता की बातें परोसने की? मामला लता का है तो तू क्यों बीच में बीन बजा रही है? और देख भाई लता, तू तो हर किसी के सामने अपनी जेठानी के नाम का कीर्तन गाती है, मैं नहीं तो कोई और उसे बता देता। हर किसी के सामने नहीं कहती मैं, बस गलती से तुम्हारे सामने कह दिया और तुमने भी तुरंत आग लगा दी। हाँ लगा दी आग, सच कहना भी जैसे कोई गुनाह है। जाओ अब यहाँ खड़े रहकर पंचायत मत लगाओ। लता और गायत्री दोनों वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद शोभा की ननद रेखा का फोन आता है और मुकेश जी से कहती है, मुकेश तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, कितने साल हो गए हम मिले नहीं। हाँ जीजी, आखिरी बार हम गुड्डू की शादी में मिले थे, उस बात को भी अब 4 साल हो गए हैं। हाँ और तेरी बीवी ने जो तमाशा लगाया था ना वहाँ, उसके बाद तो मिलने का मन ही नहीं किया, लेकिन अब तो बड़ी याद आ रही है तेरी, आ जाना कुछ दिनों के लिए मेरे पास। जी मेरे तो पैरों का हाल तुम जानती ही हो, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, ऑफिस कैसे जाता हूँ मुझे ही पता है। ऐसा करो तुम आ जाओ कुछ दिनों के लिए। शोभा का स्वभाव देखते हुए आने से डर लगता है मुकेश, लेकिन चलो तुम नहीं आ सकते तो मैं सुधा को लेकर आ जाऊंगी। रेखा और सुधा के आने की खबर से मुकेश जी खुश हो जाते हैं और ये बात शोभा और विशाल को बताते हैं। शोभा, जीजी का फोन आया था, वो और सुधा अगले हफ्ते आ रही है हमारे यहाँ। अरे वाह, बुआ जी और चाची जी आ रही हैं, फिर तो बड़ा मजा आएगा, कितने दिनों के बाद हमारे यहाँ कोई आ रहा है। सही बात है, वरना लोग तो जैसे हमारे यहाँ का रास्ता ही भूल गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे कारण कोई यहाँ आता जाता नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना आप? मैंने ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है तो सही होगा, आखिर तुम कभी गलत होती हो भला। सब समझती हूँ मैं, हर गलत बात मुझसे ही शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होती है ना, बाकी सब तो दूध के धुले होते हैं बिल्कुल। मम्मी पापा की बात का आप गलत मतलब निकाल रही है, आजकल जल्दी कोई किसी के यहाँ आता जाता नहीं है ना, इसलिए पापा ने ऐसा कहा होगा। बात बात पर पापा के वकील मत बना कर तू, समझ गया? शोभा गुस्से से वहां से चली जाती है और विशाल मुकेश जी से कहता है, आप भी ना पापा, आपको भी ऐसा कहने की क्या जरूरत थी, मम्मी का स्वभाव जानते हुए भी आप चुप नहीं रहते हैं। बेटा तुम्हारी मम्मी को अपना स्वभाव बदलना चाहिए, हर किसी से बात बेबात लड़ते रहना ठीक नहीं है, इसके चक्कर में खुद इसके मायके वालों ने भी हमारे यहाँ आना जाना बंद कर दिया है। आपकी बात ठीक है पापा, लेकिन अब आप बुआ जी और चाची जी के यहाँ तक रहने तक ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे घर में युद्ध का माहौल बन जाए।
एक हफ्ते बाद रेखा और सुधा आती है और घर में थोड़ी चहल पहल हो जाती है। शोभा की तुनक मिजाजी के कारण रेखा और सुधा बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करती हैं। इसलिए 2 दिन सही बीतते हैं, लेकिन तीसरे दिन सुधा और शोभा की आपस में ठन जाती है। अरे ये सूखे कचरे के डिब्बे में गीला कचरा किसने डाल दिया? अब कचरे वाला पहले 10 बातें सुनाएगा फिर कचरा ले जाएगा। सॉरी भाभी, वो मुझसे ही हो गया है। हमारे यहाँ गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालने का सिस्टम नहीं है ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा। आम के छिलके ही है, मैं अभी अलग कर देती हूँ। 4 दिन से मुझे देख रही हो ना तुम, इतना ध्यान में नहीं आया तुम्हारे? यूं तो बड़ी होशियार बनती फिरती हो। वो कह रही है ना कि गलत इसे हो गया है और अलग भी तो कर रही है, फिर क्यों बात को बढ़ा रही है रेखा? फिर क्यों बात को बढ़ा रही हो शोभा? हद है भाई कि आजकल तो हर कोई अपना वकील साथ में लेकर ही घूम रहा है, बस एक मेरा वकील कोई नहीं है। वैसे भी ये आपकी लाडली है ना, आप तो इसी का फेवर करेंगी। ऐसी बात नहीं है रेखा, ऐसी बात नहीं है शोभा, तुम हर बार मुझे गलत समझती हो। मेरे लिए तो जैसे मेरे दोनों भाई एक से हैं, मेरी दोनों भाभियां भी एक समान ही हैं। मैं क्यों सुधा का फेवर करूंगी? भाभी ये देखिए, मैंने आम के सारे छिलके अलग कर दिए हैं, इन्हें मैं गीले कचरे के डस्टबिन में डाल देती हूँ। हाँ तो अपनी गलती ठीक करके मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है तुमने। तुम्हारी वजह से कचरे वाला मुझे 2 बातें सुनाकर चला जाता है। जब कोई बात समझ में नहीं आती तो करनी क्यों आती है तुमको? बात और न बढ़ जाए इसके लिए रेखा सुधा को लेकर बाहर आ जाती है और शोभा किचन में और बुनबुनाने लगती है। तेवर देख लो बसन के, जरा सा कुछ कह दिया, दोनों को तो जैसे मिर्ची ही लग गई है। सच्ची कहा है कि सच बात सबको हजम नहीं होती। ये सारा तमाशा घर में काम करने वाली गंगूबाई देख रही थी। काम खत्म करके वो लता के यहाँ आती है और उसे पूरी बात बताकर कहती है, घर में कोई मेहमान आए ना तो हमेशा ऐसे इच्छ बर्ताव करती है शोभा भाभी। उनकी खुद की माँ और भाभी भी नहीं आती है उनके यहाँ, सबसे लड़ती इच्छ रहती है, सबसे लड़ती इच्छ रहती है। सही कह रही हो गंगूबाई, तुम इतने सालों से टिकी हो उसके यहाँ, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है इस बात की। क्या करूं भाभी, मेरा दिल ही ऐसा है। विशाल बाबा और साहब जी का चेहरा देखकर सब सहन कर लेती हूँ मैं। दोनों बेचारे बहुत अच्छे हैं। हाँ ये तो है कि दोनों बेचारे बहुत अच्छे हैं, पता नहीं इस लड़ाका को कैसे झेलते होंगे। इधर शोभा के यहाँ अगले दिन, सुधा ये साड़ी कहाँ से खरीदी तुमने? वैसे तो ठीक है लेकिन फिर भी मन किया तो पूछ लिया तुमसे। ये साड़ी तो मुझे जीजी ने दी है, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी, उन्होंने दी है जो। अच्छा जी, जीजी आपने सुधा को साड़ी दी और मुझे नहीं? मैंने कहा ना कि आप हमेशा मेरे साथ भेदभाव करती है। अरे सुन तो, मुझे कुछ नहीं सुना है जीजी, मैं क्या आपके लिए कम करती हूँ जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? पता नहीं और क्या क्या देती रहती होगी आप इसको चुपके से। भाभी आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी है, जीजी तो आपके लिए भी ऐसी ही साड़ी लाई है। हाँ देख रखी है बैग में, अभी निकाल कर आती हूँ। रेखा सेम साड़ी शोभा को देती है, लेकिन उसमें भी सुबह लड़ाई का बहाना ढूंढ ही लेती है। जीजी आपने साड़ी भले ही एक जैसी लाई हो, लेकिन इसे पहले देती ताकि ये अपने लिए अच्छा रंग चुन ले। ये बची साड़ी तो अब मैं नहीं रखूंगी। भाभी पिछली बार जीजी ने पहले आपको साड़ी दी थी, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे भी ये कौन सी इतनी बड़ी बात है कि इस पर लड़ जाए। आपको ये रंग पसंद है तो आप ये रख लीजिए। तू मुझे क्या भिखारी समझती है जो मैं तेरी उतरन पहनूंगी? कुछ भी कहने से पहले सोच तो लिया कर। अब तो शोभा की बातें और ताने सुधा और रेखा की बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं और वो दोनों वापस जाने का प्लान बना लेते हैं। मुकेश रोहन का फोन आया था, सोनू मेरी बहुत याद कर रहा है, मुझे अब चलना चाहिए। मोना के एग्जाम की डेट भी आ गई है भाई साहब, मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग तो पूरा हफ्ता रुकने वाले थे ना, फिर अचानक अभी तो बस 4 दिन ही हुए हैं। दोनों कुछ नहीं कहते और मुकेश जी सब समझ जाते हैं। गहरी सांस भरकर वो धीरे धीरे से कहते हैं, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करता हूँ। शोभा उन्हें रोकने की एक भी बार कोशिश नहीं करती। विशाल सब समझ जाता है, उसे भी शोभा का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, लेकिन झगड़ा होने के डर से वो कुछ नहीं कहता। ये बात गंगूबाई गायत्री को बताती है। दोनों बहुत अच्छी थी, लेकिन ये खूसट शोभा भाभी ने उन्हें एक दिन भी चैन से रहने नहीं दिया। दोनों दुखी होकर चली गई बेचारी। सच में बड़ी ही खुसट है शोभा, पता नहीं अपनी बहू के साथ कैसा सलूक करेगी। मुझे तो लगता है कि 4 दिन में ही अलग हो जाएगी इसकी बहू। कुछ दिन बाद पानी की किल्लत के चलते सोसाइटी की मीटिंग में सर्वसहमति से एक नियम बनता है कि अब से पानी 2 घंटे की बजाय 1 घंटा ही जाएगा। किसी कारणवश शोभा और मुकेश जी मीटिंग में नहीं जा पाते और इस नियम के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। अगले दिन, अभी टंकी भरी नहीं है और पानी कैसे चला गया? आज से 1 घंटा ही पानी आएगा, कल मीटिंग में बताया था ना। ये कौन सा तरीका है भाई? गर्मियों में पानी की कितनी जरूरत होती है और इन्होंने कटौती कर दी। मैं अभी सेक्रेटरी को पूछती हूँ। गर्मियों में ही तो कटौती करेंगे ना शोभा, सर्दियों में क्या करेंगे?
तुम अपने ज्ञान को ना अपने दिमाग में ही रखा करो, हमेशा मुझे सिखाने आ जाती हो। मिश्रा भाभी, ओ मिश्रा भाभी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम? ये पानी का समय कम करने की तानाशाही करके पूछ रही हो कि क्यों चिल्ला रही हो? अभी के अभी वाल्व खोलो और जब तक मेरी टंकी पूरी नहीं भरेगी बंद मत करना। अरे लेकिन पानी को बचाने के लिए ही तो ये नियम बनाया गया है ना। शहर में कितनी किल्लत हो गई है पानी की, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम ही चिल्ला रही हो। लो, एक और वकील साहिबा प्रकट हो गई। कविता, तुम्हें पानी बचाने का बड़ा शौक है ना, तो तुम ऐसा करना ना कि तुम्हारे बदले का पानी मेरे यहाँ छोड़ देना। हे भगवान, इतनी सी बात पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है तुमने। पता नहीं तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ कैसे रह पाएगी। देखना 2 दिन में ही तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़कर भागी, नहीं तो मेरा नाम बदल देना तुम। अब तो मोहल्ले में भी हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि लड़ाकू शोभा जब सास बनेगी तो अपनी बहू के साथ कैसा सलूक करेगी। विशाल और राधिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राधिका शादी की बात करती है और विशाल उसे सच्चाई से शोभा के स्वभाव के बारे में बता देता है। कोई बात नहीं विशाल, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आंटी जी की सारी बातें बर्दाश्त कर लूंगी, प्रॉमिस। थैंक यू राधिका, मुझे लगा था कि ये सुनते ही तुम शादी के लिए इनकार कर दोगी। विशाल मन ही मन कई सवाल लिए डरते हुए ये बात शोभा को बताता है। ये बात शोभा खुश होकर कहती है। तो शोभा खुश होकर कहती है, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, मैं कब से इसी का इंतजार कर रही थी कि कब मेरी प्यारी सी बहू इस घर में आएगी। लेकिन मम्मी मुझे डर है कि तुम राधिका पर गुस्सा करोगी। हाँ वो तो है बेटा, तुम शादी तो करो। राधिका फिर से विशाल को भरोसा दिलाती है कि वो शोभा की बातों को बर्दाश्त कर लेगी। इस तरह विशाल और राधिका की शादी पक्की हो जाती है। भाई ये शोभा हमारी इतनी जान खाती है तो सास बनकर अपनी बहू का क्या हाल करेगी। सही है, मुझे तो लगता है कि एक दिन भी टिक नहीं पाएगी शोभा की बहू। मुझे तो लगता है एक भी दिन नहीं टिक पाएगी शोभा की बहू। बर्तन में जरा सा साबुन और जमीन पर थोड़ी सी धूल दिख जाए तो घंटा भर भाषण सुनाती है। बहू की तो वो वाट लगा देगी। और जिस दिन राधिका शोभा की बहू बनकर आती है ना, मोहल्ले की हलचल बढ़ जाती है। सबके कान बस इसी काम में लग जाते हैं कि कब शोभा के घर से लड़ाई झगड़ों की आवाज सुनाई दे। लेकिन कई दिनों तक ऐसा कुछ नहीं होता। गंगूबाई, शोभा की तबीयत ठीक तो है ना? जब से सास बनी एक आवाज तक सुनाई नहीं दी उसकी। हाँ, और ना तो सब्जी वाले से लड़ाई हुई और ना ही किसी से बहस, बल्कि अब तो हमेशा चेहरे पर खुशी और चमक दिखाई देती है इसके, और किसी से प्यार से बात करती है। शोभा भाभी तो खूब प्यार से रखती है अपनी बहू को, हर नाच नखरा उठाती है, दोनों ऐसे हंसती खिलखिलाती रहती है जैसे बचपन की सहेलियां हो। सच में? हाँ, दोनों दिन भर बातें करती है। शोभा भाभी सबका खूब ध्यान रखती है। अब ननद और देवरानी को भी माफी मांग कर बुलाया है उन्होंने। घर का माहौल तो अब बिल्कुल बदल गया है, सब खुश रहते हैं अब। सच में? मुझे तो सुनकर हैरानी हो रही है। अरे वो देखो, दोनों सास बहू कैसे बन ठन कर बाहर जा रही हैं। शोभा, ओ शोभा, कहाँ जा रही हो तुम दोनों सास बहू इतनी बन ठन कर? हम दोनों सास बहू ने मूवी देखने का प्लान बनाया है, उसके बाद हम बाहर ही खाना खाकर आएंगी। तभी राधिका की हील वाली सैंडल गलती से शोभा के पैर पर पड़ जाती है, जिससे शोभा करा उठती है और बाकी औरतों के कान खड़े हो जाते हैं कि अब तो शोभा के मुंह से जरूर आग बरसेगी। राधिका घबराकर कहती है, सॉरी मम्मी जी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं बेटा, इतना बुरा मानने की क्या ही जरूरत है, तुमने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, हो जाता है ऐसा। अच्छा बहनों, हमें चलना होगा, मूवी छूट जाएगी वरना। चलो बेटा। दोनों हंसी हुई वहां से चली जाती हैं और बाकी सोचते रह जाते हैं। यकीन नहीं होता कि ये वही लड़ाकू औरत है जो हमसे बात बात पर लड़ती थी। हम तो सोच रहे थे कि ये लड़ाकू सास अपनी बहू का जीना हराम कर देगी, लेकिन ये तो उसके साथ जीना सीख गई। अपने बेटे की खुशी के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है इसने।